हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग जाने कि हम क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कल बंगाल के बारे में देखा था, तो हम आज देख लेते हैं कि बंगाल के बारे में हमने क्या कल पढ़ा है। उसके बाद से हम आज पढ़ेंगे हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको कल बताया था ये कब की बात है, तो 18वीं शताब्दी के समय की बात है। और केंद्र में जो दिल्ली था, यहाँ पे कौन बैठे हैं, तो मुगल बैठे हैं। और यहीं से जो है मुगल क्या कर रहे हैं, अपने जो भी आपके प्रांत है वो अपने द्वारा नियुक्त सूबेदार और दीवान के माध्यम से प्रत्येक प्रांत, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद में ये अपने इनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली में कौन बैठा है, तो मुगल यहाँ पे शासन कर रहे हैं। और कब की बात है, तो ये हम बता रहे हैं 18वीं शताब्दी की। और 1707 की बात कर रहे हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद से जो जितने भी आपके शासक आते हैं मुगल संबंधित, वो क्या आते हैं, अयोग्य आते हैं। तो कहा जाता है कि जो औरंगजेब है ये मुगलों द्वारा, मतलब मुगलों में अंतिम जो प्रतापी शासक कहे जाते हैं औरंगजेब। इसके बाद से आते हैं बहादुर शाह, जहादार शाह, ये क्या है, ये सभी लोग अयोग्य आते हैं। इनके बाद जितने भी आते हैं, उसके बाद से आते हैं फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर को हम घृणित कायर भी बोलते हैं। और ये जो है अंग्रेजों को क्या एक दस्तावेज देता है, जिसे हम मैग्ना या फिर कहें मैग्ना कार्टा या फिर कहें अधिकार पत्र जो देता है, जो कि अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे देती है 1717 में। ये किसके द्वारा दी जाती है, तो फर्रुखशियर के द्वारा। उसके बाद से आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी आप इनके बारे में जानते हैं, नाचने गाने का शौक था इनको। और इन्हीं के समय जो है अधिकतर जो जितने भी आपके प्रांत है ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। जैसे कि बंगाल जो है, आपको हमने आपको बताया भी था कि बंगाल जो है स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शीद कुली खां के समय में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। और बंगाल का यानी बंगाल राज्य का स्वतंत्र शासक कौन बनता है, तो मुर्शीद कुली खां। और अवध को भी हम देखेंगे, सादत खां बनेंगे। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क जो है ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो किसके समय, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और बंगाल के बारे में हमने आपको बताया था कि ये 18वीं शताब्दी के समय जो बंगाल था वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और जो आपका पूरी तरह से जो बांग्लादेश था, इसी का संयुक्त रूप क्या था, बंगाल था। और यहाँ पे जो था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास का क्षेत्र था, तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था। और यहाँ से जो रेवेन्यू है या फिर जो भी यहाँ पे व्यापार कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा अधिक लाभ हो रहा था। तो अब होता यह है कि जो बंगाल यानी जो बंगाल में जो अंतिम दीवान या फिर कहे सूबेदार या फिर कहे जो गवर्नर है, जो मुगलों के द्वारा नियुक्त किए गए थे, मुर्शीद कुली खां, जब देखता है कि पूरी तरह से ये मुगल शासक कमज़ोर हो गए हैं, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है बंगाल को पूरी तरह से। उसके बाद से ये अपना जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद लेके आता है। उसके बाद से आते हैं अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं कि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है, यानी जब इसको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी और जब छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे। उसके बाद से आते हैं सिराजुद्दौला। और ये क्या करते हैं, कोलकाता का नाम बदल के क्या कर देते हैं, अलीनगर कर देते हैं। और हमने आपको बताया था कि 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल की घटना होती है। और ब्लैक होल में हमने बताया था कि 146 लोग को ये बंद कर देते हैं। और जो हालवेल है उसके साथ 23 लोग केवल बचते हैं, यानी हालवेल भी उसमें शामिल होता है। ये कब की घटना है, तो 20 जून 1756 की ब्लैक होल की घटना कहलाती है। उसके बाद से आपका 9 फरवरी हमने आपको 1757 को एक संधि हो जाती है, जिसको हम अलीनगर की संधि भी कहते हैं। और उसके बाद से 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध भी होता है, इसी के समय सिराजुद्दौला के समय। तो एक तरफ होते हैं सिराजुद्दौला, एक होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव हैं। उसमें जो है इनके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, इनको धोखा दे दिया जाता है सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र के द्वारा, जो कि इसको विश्वासघात कर देता है। इसीलिए जो है मीर जाफ़र को जो है क्लाइव का क्या कहा जाता है, गीदड़ भी कहा जाता है। उसके बाद से जो है मीर जाफ़र क्या बनता है, शासक बन जाता है और यहाँ पे सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। उसके बाद से ये कब की बात करें, तो प्लासी के युद्ध के समय 23 जून 1757 की बात कर रहे थे। और उसके बाद से मीर जाफ़र बन जाते हैं। उसके बाद से मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बनते हैं। और मीर कासिम प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर से, मतलब मुंगेर ले जाते राजधानी। तो मुंगेर राजधानी किसने ले गई, तो मीर कासिम। उसके बाद से और इन्हीं के समय जो है बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। और किसके किसके बीच, तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और एक तरफ शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय होते हैं। शुजाउद्दौला अवध से होते हैं, मीर कासिम बंगाल से होते हैं और शाह आलम द्वितीय दिल्ली से होते हैं। इन तीनों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो होता है क्या होता है, ये बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ये तीनों हार जाते हैं। उसके बाद से 1765 को 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को 2 इलाहाबाद की संधि होती है। और किसके किसके बीच, तो क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच और क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो है 2 आपके इलाहाबाद की संधि होती है। और बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो है दीवानी जो है यानी राजस्व है वो किसके पास चली आती है, तो राजस्व सुनने वाला काम ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाती है। और उसके बाद जो है डुअल सिस्टम किसने लाया, तो रॉबर्ट क्लाइव हमने बताया था। हटाया किसने, वारेन हेस्टिंग 1772 में हटाता है। ये सारी बातें हम देख चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में।
देखिए फ्रेंड्स, सेम बातें हैं। हमने आपको बताया कि केंद्र में कौन है, तो अभी बताया कि केंद्र में मुगल शासक है, और यहाँ पे कौन बैठा है केंद्र में, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी के समय हमने आपको बताया कि बंगाल है, आपका अवध है और हैदराबाद, ये तीनों आपके इसी के समय जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो मुगल हमने आपको बताया कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ पे शासन कर रहे हैं। और यहाँ के जो सूबेदार जो नियुक्त किए जाते हैं आपके हैदराबाद के, वो कौन होते हैं, तो ये निजाम उल मुल्क होते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना। निजाम उल मुल्क जो है यहाँ पे मुगलों द्वारा यहाँ पे सूबेदार घोषित किए गए थे। जिस प्रकार हमने आपको बताया था मुर्शीद कुली खां बंगाल में आपके नियुक्त किए गए थे, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे सूबेदार है निजाम उल मुल्क, ये भी आपको नोट करना है। और यही जो है हैदराबाद के स्वतंत्र शासक बनते हैं। और इनका वास्तविक नाम जो है चिनकिलिच खां, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा है। और 1724 में हैदराबाद जो है स्वतंत्र राज्य का संस्थापन कौन करता है, तो निजाम उल मुल्क, जिसको हम चिनकिलिच खां भी बोलते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये किसके समय करता है, तो जो मोहम्मद शाह रंगीला जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। और हैदराबाद जो है पहली रियासत आपको नोट करना है। हैदराबाद 1798 में एक ऐसी पहली रियासत है जो सहायक संधि को अपनाता है, ये भी आपको नोट करना है। और सहायक संधि किसने लाया था यहाँ पे, तो वेलेस्ली द्वारा। देखिए फ्रेंड, सहायक संधि पूछे कि सहायक संधि जो पहले सर्वप्रथम किसने लाया था, डुप्ले द्वारा। लेकिन सहायक संधि का जो विकास है सर्वाधिक किसके समय हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वेलेस्ली था, इसके समय जो है सर्वाधिक जो है सहायक संधि का विकास हुआ। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपको ये भी नोट करना है कि 13 सितंबर 1948 को जो ऑपरेशन पोलो है, हैदराबाद के भारत को जो है क्या किया जाता है, विलय किया जाता है। हमने आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है 565 टोटल आपके कितने थे, देसी रियासतें थी, जिसमें जो है 562 जो है स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, यानी स्वेच्छा से भारत में विलय हो जाते हैं। लेकिन 3 राज्य जो है, जैसे कि हैदराबाद, हमने आपको बताया था जूनागढ़, और जो जम्मू कश्मीर है, ये तीनों नहीं मिलते हैं। तो अपोलो द्वारा, ऑपरेशन अपोलो द्वारा हैदराबाद को मिलाया जाता है भारत में 1948 में, 13 सितंबर 1948 को। और जो आपके जूनागढ़ है उसको जनमत संग्रह द्वारा और विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया जाता है। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और 75वीं वर्षगांठ इसको अभी मनाया गया हाल ही में 2023 में, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। हालांकि हम कर्नाटक संबंधित बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि 3 कर्नाटक युद्ध हमने पढ़ा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक के संस्थापक पूछे तो सादतुल्ला खां जो थे, ये कर्नाटक संस्थापक कहे जाते हैं। और इसकी राजधानी जो थी आरकाट थी, ये भी आपको नोट करना है। तो कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खां, राजधानी आरकाट। और उत्तराधिकार के लिए जो 3 युद्ध लड़े गए थे कर्नाटक से संबंधित, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध, हालांकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। उस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले थे, ये भी आपको नोट करना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले था, जब ये कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और हमने आपको बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 लेके 1748 तक लड़ा गया था। और ये इसके पीछे कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार इसके पीछे कारण था। और इससे संबंधित एक संधि होती है 1748 में, एला सापला की संधि, या फिर कहें एक्सला सापिल की संधि बोलते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमने आपको बताया था, इसके जो कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार इसके कारण था। और पांडिचेरी की संधि होती है इसके बाद से 1754 में। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हमने आपको बताया था, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था, तो उसके पीछे कारण सप्तवर्षीय युद्ध था। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, पेरिस की संधि होती है 1763 में। हमने ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और इसी बीच वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है 1760 में, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच में। और यहीं से जो है फ्रांसीसियों की हार होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप यहीं से छीन लिया जाता है। यानी जो इनका जो राजनीतिक अधिकार है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, केवल व्यापारिक इनका अधिकार रह जाता है। और हमने सारी बातें देख ली है। उसके बाद अब देख लेते हैं, तो हमने देखा हैदराबाद, कर्नाटक। अब देख लेते हैं आपके अवध के बारे में। इंपॉर्टेंट है, अवध से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि बंगाल और अवध और हैदराबाद, ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय जब केंद्र में कौन बैठे थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ये क्या थे, आपके मुगल प्रशासक थे। और क्यों ये महत्वपूर्ण था आपके अवध, तो यहाँ पे गंगा नदी क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि थी, सेम वही चीज़ें, रेवेन्यू के लिए लड़ाई झगड़ा। और यहाँ के जो सूबेदार जो घोषित किया गया था, माने नियुक्त किया गया था मुगलों द्वारा, वो था सादत खां, ये भी आपको नोट कर लेना है। या फिर क्या है, बुरहान उल मुल्क, ये भी आपको नोट कर लेना है। सादत खां का नाम बुरहान उल मुल्क भी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और 1722 में ये स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा करते हैं अवध को। देखिए फ्रेंड्स, अवध जो है
उस समय जो लखनऊ आप पढ़ते होंगे, इस समय का जो लखनऊ है, कानपुर है, अवध का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अवध उस समय क्षेत्र था। और राजधानी जो ये फैजाबाद आपको नोट करना है। शहादत खां के समय जो राजधानी है फैजाबाद अवध का होता है। और उपाधि इनका भी हमने आपको बताया बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। तो शहादत खां का जो उपाधि है बुरहान उल मुल्क की इनको कहा जाता है। और राजधानी ये फैजाबाद लेके आते हैं। और लखनऊ राजधानी कौन बनाता है, तो आसफ उदौला जो है ये लखनऊ को राजधानी बनाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और बड़ा इमाम बाड़ा आप देखे होंगे, बड़ा इमाम बाड़ा उसकी जो स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे आसफ उदौला। और रूमी गेट का भी स्थापना जो है आपके आसफ उदौला किए थे। देखिए फ्रेंड, दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फैजाबाद राजधानी शहादत खां ने बनाई थी, और स्वतंत्र जो है अवध की घोषणा यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है शहादत खां ही इसके पहले स्वतंत्र शासक बनते हैं। ये भी आपको नोट करना है। 1722 में राजधानी ये फैजाबाद लाते हैं। और उसके बाद से आते हैं आसफ उदौला, ये अपनी राजधानी लखनऊ बनाते हैं। ये भी आपको नोट करना है। और ये भी नोट करेंगे कि शहादत खां के द्वारा जो है नादिर शाह को दिल्ली बुलाया जाता है। ये भी आपको नोट करना है। 1739 में जब नादिर शाह जो है आक्रमण किया था भारत में, उस समय केंद्र में यानी दिल्ली में जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये नादिर शाह कहाँ आता है, अवध में। तो अवध में आता है। तो शहादत खां कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा धन पैसे लूटना है तो आप दिल्ली में जाइए। तो नादिर शाह कहता है कि अगर वहाँ हमको कुछ नहीं मिलता है आपके दिल्ली में, तो हम तुम्हारे सर को कलम कर देंगे। ये कौन करते हैं, नादिर शाह शहादत खां से। तो शहादत खां जो है डर के मारे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद से जो शासक आते हैं, ये भी आपको नोट करना है, सफदरजंग। और ये अवध के नवाब जो है मुगलों का वजीर भी होगा, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद से आते हैं शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला हमने आपको बताया था कि इन्हीं के समय जो है आपके ये अवध के आपके जो शासक बने थे। और जो बंगाल में जो थे आपके मीर आपके कासिम, और उसके बाद से जो दिल्ली के शाह आलम दूती थे, इन्हीं के तीनों के समय में क्या होता है, बक्सर के युद्ध होता है 1764, 22 अक्टूबर 1764 को। और इसी के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है। और शुजाउद्दौला से कहा जाता है कि जो है कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र किसको दो, राजस्व मुगलों को दो। और 50 लाख का जुर्माना इस पर लगाया जाता है शुजाउद्दौला पे इलाहाबाद की संधि के समय। इलाहाबाद की संधि दो होती है, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। ये भी आपको नोट करना है। अंतिम नवाब पूछता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह भी थे। 1856 की बात कह रहे हैं। और वाजिद अली शाह जो है अंतिम नवाब कहे जाते हैं अवध के। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और आउटरम की रिपोर्ट के द्वारा अवध में कुशासन के बताया जाता है कि आउटरम एक रिपोर्ट देता है कि जो अवध में क्या है, कुशासन है। और इसी के आधार पर जो है कुशासन के आधार पर जो है जो आपके डलहौजी है वो क्या करते हैं, अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर देता है, यानी ब्रिटिश प्रांत में विलय कर देता है। कौन, तो आउटरम की रिपोर्ट पे कि आउटरम कहता है कि अवध में कुशासन है। और यही तो ढूंढ रहा था आपका डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो हड़प की नीति है वो ये किसने चालू किया था, तो डलहौजी ने। और इसी के आधार पर जो अवध को क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मिला देता है। और वाजिद अली की जो पत्नी है बेगम हजरत महल, आप पढ़ेंगे 1857 क्रांति में जो आपके अवध की जो अनुयायी कौन थी, तो ये आपको नोट करना है, बेगम हजरत महल थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुशासन के आधार पर मिलने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सा प्रांत है और किसने मिलाया था, तो अवध प्रांत है। और डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, इसी के माध्यम से कुशासन के आधार पर अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। ये भी आपको नोट करना है। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और बेगम हजरत महल जो 1857 क्रांति है अवध का नेतृत्व कर रही है। अभी आप देख लेते हैं मैसूर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, मैसूर जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन में पूछता है। तो हमने आपको अवध के बारे में बता दिया कि स्वतंत्र राज्य की घोषणा कौन करते, तो शहादत खां अवध को, ये आपको नोट करें 1722 में राजधानी ये फैजाबाद लाते हैं। उनकी उपाधि बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको नोट कर लेना है। तो फैजाबाद राजधानी शहादत खां के समय, और लखनऊ शाह आसफ उदौला, और अंतिम नवाब जो आपके अवध के वाजिद अली शाह, उन्हीं की पत्नी बेगम हजरत। 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे तो अवध का नेतृत्व यहाँ से कर रही थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हम देख लेते हैं अब मैसूर के बारे में। तो मैसूर की बात करें फ्रेंड्स, एक प्राचीन मैसूर के बारे में हम देखेंगे, एक आधुनिक मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक जो मैसूर आप पढ़ते होंगे 18वीं शताब्दी में, जो कि हैदर अली के समय 1761 में इसकी स्थापना की जाती है। उससे पहले हम देख लेते हैं प्राचीन आपके मैसूर के बारे में। ध्यान सुनिएगा, एक है यहाँ पे सबसे नीचे आपके विजयनगर साम्राज्य, उसके ऊपर है आपके बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य भी दो गोलकुंडा और बीजापुर के इसके आपके राज्य थे। और अगर बात करें बहमनी की, बहमनी और विजयनगर के बीच एक युद्ध होता है 1565 में, जिसे हम ताली कोटा या फिर कहे बनीहट्टी या फिर कहे राक्षसी गढ़ी के युद्ध बोलते हैं। और इसमें जो है विजयनगर की हार हो जाती है। ध्यान सुनिएगा, इसमें जो है विजयनगर की हार हो जाती है। और विजयनगर की संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हरिहर बुक्का हैं, और राजधानी इसकी हम्पी कर्नाटक थी। इसमें एक वंश था तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य में,
और इसके जो आपके एक राजा थे कृष्णदेवराय, इसके समय में अष्टदिग्गज था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और आमुक्त माल्यदा ग्रंथ जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी कृष्णदेवराय के बारे में। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, जब हम आपके प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपके विजयनगर जो है समाप्त हो गया, उसी के जो है अवशेष पे जो है एक जो है मैसूर की स्थापना की जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि जो मैसूर है किसके अवशेषों से बना था, तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पे ही मैसूर आपको बना था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और मैसूर में एक वंश होता है आड्यार वंश, ध्यान सुनिएगा, प्राचीन मैसूर की बात कर रहे हैं, उसमें एक आड्यार वंश होता है जिसके अंतिम शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज, ये भी आपको नोट करना है। और इसी के जो आपके मंत्री होते हैं नंगराज, और नंदराज के बाद देवराज, ये दोनों क्या होते हैं, इनके मंत्री होते हैं। और इनका सिपाही होते हैं हैदर अली। तो हैदर अली जो है ये बहुत आपके दूरदृष्टि वाला होता है और ये प्रतापी शासक होता है। और 1761 में आधुनिक मैसूर का संस्थापक यही होता है हैदर अली, ये भी आपको नोट करना है। तो ये किसका सिपाही था, तो चिक्का कृष्णराज का ये क्या था, सिपाही था। और ये वाडियार वंश के थे, ये भी आपको नोट करना है। तो वाडियार वंश अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज और उसका सिपाही कौन, हैदर अली। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पे ये प्राचीन आपके जो आपका मैसूर था ये बना था। और उसमें एक वाडियार वंश था, उसका अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज थे, और उन्हीं का जो सिपाही कौन था, हैदर अली। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और हैदर अली जो है आपके आधुनिक जो आपका मैसूर है उसका संस्थापक बनता है 1761 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, ये जितना भी सारा हमने फैक्ट बताया यहाँ पे ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट कि हैदर अली जो है राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम। तो आधुनिक मैसूर के संस्थापक 1761 में हैदर अली और राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो है आपके बंगाल में जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, और कर्नाटक में भी ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब इनकी नज़र जो है मैसूर पे पड़ती है, यानी ये जो आपके मैसूर आप पढ़ते होंगे, मालाबार जो तट था केरल का जो एरिया था ये पूरा मैसूर था, मालाबार तट। और यहाँ पे आपके माहे में फ्रांसीसी, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पे जो है अंग्रेज चाहते हैं कि जो आपके ये मालाबार किस लिए प्रसिद्ध था, तो आप पढ़े होंगे कि जो व्यापारी कंपनियाँ आई थी आपके पुर्तगाली, वो मसाले के लिए यहाँ प्रसिद्ध था ये एरिया। तो यहाँ पे भी जो ब्रिटिश से चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे भी अपना अधिकार जमाए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये अंग्रेज जो है यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे आना, और इसीलिए जो है मैसूर के जो युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मराठा है, यहाँ पे हैदराबाद है, और इनके बीच जो है उत्तराधिकार के लिए या फिर कहें अपना अपना क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध लड़ा जाता है बीच बीच में। और प्रथम हम आंग्ल मैसूर में पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर में हम पढ़ेंगे कि जो आपके मराठा है और आपके जो आपके हैदराबाद के जो निज़ाम है ये आपका साथ देते हैं आपके प्रथम आपके आंग्ल मैसूर में, किसका, तो हैदर अली का। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो है साथ नहीं देते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है हार जाती है प्रथम आपके आंग्ल मैसूर में। और इसमें जो है हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर कब लड़ी जाती है, 1767 लेके 1769 तक, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हैदर अली की और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध लड़ा जाता है, और इसमें हैदर अली जो है जीत जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरह से हार होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चालाक है, ये हारती है तो एक संधि कर लेती है, मद्रास की संधि। ध्यान सुनिएगा, मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय की जाती है हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और इसमें हैदर अली जो है विजयी होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। दूसरा अगर आंग्ल मैसूर की बात करें युद्ध की, तो 1780 से लेकर 1784 की युद्ध हो जाती है, और इसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और ये पूरी तरह से हार जाते हैं, और टीपू सुल्तान भी इसमें भाग लेते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है आंग्ल मैसूर के युद्ध में भाग लेने वाले टीपू सुल्तान थे, ये भी आपको नोट करना है। और यहाँ पे मंगलौर की संधि की जाती है, ईस्ट इंडिया गवर्नर उसमें कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टीपू सुल्तान किस युद्ध में भाग लिया था, तो आंग्ल मैसूर के द्वितीय युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, और हैदर अली इसमें मारे जाते हैं 1782 में, ये भी आपको नोट कर लेना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 1792 तक लड़ा गया था, और इसमें जो है टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि करते हैं, और यहाँ पे जो है मैसूर का जो आधा, यानी यहाँ पे भी टीपू सुल्तान हार जाते हैं और मैसूर का आधा भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। और चौथे युद्ध की बात करें आंग्ल मैसूर की, चौथे की, तो ये 1796 से लेकर 1799 तक लड़ा गया था। टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है, और वेलेजली जो था इसमें गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1799 में क्या करता है, सहायक संधि के द्वारा जो है मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेता है। तो सहायक संधि जो है 1799 में किसने अपनाया, तो मैसूर ने। अभी इससे पहले हमने आपको बताया 1798 में हैदराबाद ने क्या किया था,
सहायक संधि अपनाया था, ये भी आपको नोट करना है। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं और हमने आपको बता दिया कि चौथी जो आपका आंग्ल मैसूर है उस समय कौन थे सहायक संधि के समय, वेलेजली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और द्वितीय जो हैदर अली मारा गया था उस समय आपके वारेन हेस्टिंग थे। ये गवर्नर का भी नाम है, आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कब कब ये आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था ये भी आपको नोट करना है। अब देख लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये किसके पुत्र थे, तो ये हैदर अली के पुत्र थे और यह जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें यह इन्होंने पहली बार भाग लिया था। और इनके समय जो फ्रांस की क्रांति से ये प्रेरित थे, ये भी आपको नोट करना है। जो टीपू सुल्तान थे ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और ये जैकोबियन क्लब के जो सदस्य थे, जो कहाँ था, फ्रांस में, ये भी आपको नोट करना है। तो जैकोबियन क्लब के सदस्य थे, ये भी आपको नोट करना है, कहाँ था, तो ये फ्रांस में था। और स्वतंत्रता के वृक्ष जो है श्रीरंगपट्टनम ने ये आपने लगाई थी, ये भी आपको नोट करना है। तो स्वतंत्रता के वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने ही लगाई थी टीपू सुल्तान ने। और श्रीरंगपट्टनम को राजधानी मैसूर की किसने बनाई थी, तो आपने हम आपको बताया कि आपके जो हैदर अली इन्होंने आपकी राजधानी बनाई थी। और इन्होंने कहा था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसने कहा था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए, ये भी आपको नोट करना है। और नौसेना का निर्माण की इन्होंने प्रयास किया और इनके द्वारा नवाचार कौन कौन सा था, तो माप तौल की पद्धति इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, कैलेंडर की प्रणाली और विदेशों में जो दूत भेजने की शुरुआत और सिक्का ढलाई का जो नया तरीका है इनके द्वारा, और नौसेना का निर्माण का प्रयास किया गया और रॉकेट प्रणाली का प्रयास किया गया। यानी इन सब चीज़ों का इनके द्वारा प्रयास किया गया नव विचार लाने का, यानी नवाचार लाने का टीपू सुल्तान के द्वारा। और ये हैदर अली के पुत्र थे और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जैकोबियन क्लब के सदस्य थे, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, स्वतंत्रता के बीच जो है ये श्रीरंगपट्टनम में लगाई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने पहली बार भाग लिया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1799 में जो है सहायक संधि द्वारा जो बेलेजली है उनके द्वारा सहायक संधि के द्वारा जो है मैसूर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मिला लिया जाता है। और 1700 हमने आपको बताया कि 98 में जो आपका हैदराबाद है उन्होंने क्या सहायक संधि मिलाई थी, उसके द्वारा जो हैदराबाद को क्या है मिला लिया गया था 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रांत में। ये सारी बातें हमने पढ़ लिया। तो हमने आज पढ़ा आपके हैदराबाद, कर्नाटक, अवध और आपके मैसूर के बारे में। बाकी हम कल पढ़ेंगे पंजाब के बारे में, उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे मराठा के बारे में। उसके बाद से ये जो आपका प्रांत है, जो क्षेत्रीय प्रांत है, उसके हम समाप्त करेंगे, उसके बाद से हम आगे देखेंगे। तो उम्मीद है कि जो भी हमने आपको आज बताया वो सारी आपको बातें समझ में आई हो। तो हमने आपको जो भी चीज़ बताई हो एक बार आप पुनः जो अपने आप से रिवीजन करेंगे, ताकि आपको जब भी आपको ये चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको बार बार जो है रिवाइज करना पड़ेगा। ये ऐसा टॉपिक्स है जो आपको खुद भी पढ़ना होगा और बार बार रिवाइज करते रहना होगा, ताकि आपको जो है आगे आने वाले क्लासे में या फिर जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।